गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना ग्रेविटेशन का नेक्स्ट एपिसोड। इसमें हम कुछ एनिमेटेड वर्जन देखेंगे, हम जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसी का। और वो ये रहेगा कि हमने जैसे कुछ एजम्पशन माने थे, वो एजम्पशन किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि देखो, एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, ये तो कंप्लीट, ये तो हमको समझ में आ गया था। ठीक है, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इस तरह से। और इसका फिर हमने फॉर्मूला देखा था, इसके फॉर्मूले के फिर बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो भी देखे थे हमने। ठीक है, तो इसको लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो चीज़ हम देख चुके हैं। देखो, ये फॉर्मूला बनता है इसका GM1m2/r²। ठीक है, उसके बाद में ये वेक्टर फॉर्म में उसको लिखा गया और यहाँ पर उसका सुपरपोजिशन पर बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि देखो, अभी तक ये आप जो देख रहे थे ये पॉइंट मासेस थे। देखो, ये M2 पर एक पॉइंट मास है, M1 पर एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास, ऐसे पॉइंट मासेस थे ना ये लोग। तो पॉइंट मासेस को हटाकर जब हम यहाँ पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इनको बोलते हैं। यानी कि ये पॉइंट मास थोड़ी है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट मास नहीं है, ये भी पॉइंट मास नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा। देखो, उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि अर्थ और मून हो गई, समझो ये भी तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि अर्थ का मास भी एक पॉइंट मास नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मास है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक स्फीयर है, हो सकता है कि एक स्फीयर हो और दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है कि एक हॉलो स्फीयर हो, यानी कि अंदर से पूरा खाली होता है। ठीक है ना, हॉलो स्फीयर्स जब इसको कट करके देखते हैं यहाँ पर, देखो ये ऐसा हॉलो स्फीयर, ये भी हो सकता है। एक सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है। तो दोनों स्फीयर एज पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर एज्यूम किए जाते हैं कि इनका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है कहाँ पर, सेंटर ऑफ मास पर। और सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ऐसे सेंटर में। ठीक है ना, और अगर इनसाइड अगर एक पॉइंट मास रखा जाए तो उसके ऊपर में कैसा ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगा। तो वही पॉइंट को समझते हैं। देखो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पॉइंट मास को अट्रैक्ट कर रहा है अगर समझो, तो क्या होता है यहाँ के जो ये देखो, अब ये एक सर्कल बनाने का, और यहाँ के जो मासेस है वो इसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे। इन सारे मासेस, ये 4 मासेस ले लो समझो, ये 4 मासेस इसको कैसे अट्रैक्ट करने वाले, इस तरह से। ठीक है, तो इनके फोर्स के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। देखो यहाँ पर 2 कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जो सेंटर से इस डायरेक्शन को पैरेलल है ना, और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसल आउट करने वाले, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होकर एक ऐसा इफेक्ट देते हैं, ऐसे लगता है जैसे सेंटर से ये दोनों सेंटर टू सेंटर अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है, सारे मासेस जब अट्रैक्ट करेंगे इसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट को, तो उनका इफेक्ट ऐसे ही बनेगा जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो था सेंटर में रखा हुआ, वो बाहर वाले को अट्रैक्ट कर रहा था। अब अंदर अगर मैंने रख दिया पॉइंट ऑब्जेक्ट को, देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट अंदर लाई करता है, तो क्या होगा, इतने सारे सर्कल्स बना लो और सबके यहाँ पर देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने का। देखो, बाहर वाला जो ये रिंग है, ये क्या कर रहा होगा, ये पॉइंट मास को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, उसके बाद वाला जो बड़ा रिंग है वो अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना। उसके बाद वाला पीछे वाला रिंग देखेंगे आप, तो वो अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो सबके जो कंपोनेंट्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो एक दूसरे को कैंसल आउट करने वाले, और जो उनके वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी तो एक दूसरे को कैंसल आउट करने वाले। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर लगने वाले जो सारे फोर्सेस है, उनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मानते हैं कि सेंटर टू सेंटर जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अब आया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट की मैंने बात की थी कि ये एक्सपेरिमेंट था जिसने ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G को जी वैल्यू मेजर करने में हेल्प किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था एक्सपेरिमेंट। तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरह से था। यहाँ पर जो है तो 2 स्मॉल स्फीयर्स थे, ठीक है ना, और 2 बड़े स्फीयर्स थे, और इनको एक वुडन प्लैंक पे रखा था, और बड़े वाले स्फीयर्स को और छोटे वाले स्फीयर्स को उसने क्या किया था कि हैंग कर दिया था, और ये एक वुडन रॉड है, ये वुडन रॉड के ऊपर उसने दोनों को माउंट कर दिया है। ठीक है, लाइट वेट है बिल्कुल, और ये जो वायर है ये कॉर्ड्स फाइबर है। कॉर्ड्स फाइबर इसलिए लिया क्योंकि इलास्टिक होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। इसको थोड़ा सा भी अगर रोटेट किया जाए तो वो अपने आप को रिस्टोर करने के लिए ट्विस्ट कर लेता है अपने आप को। ठीक है, तो ये वाला सेटअप इस तरह लगाया गया। अब क्या हुआ, ये दोनों
स्फीयर्स को करीब लाया गया, जब छोटे स्फीयर्स के, तो छोटे स्फीयर्स अट्रैक्ट होने लगे बड़े की तरफ में, ठीक है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या हुआ, छोटे वाले स्फीयर बड़ों की तरफ में अट्रैक्ट होने लगे। इधर से ये इधर जाएगा और ये ऐसा जाएगा, देखो इस तरह से। जब ये इस तरह से जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये ट्विस्टिंग होगा केबल के अंदर में, और यहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको पॉज करूँ और मैं बताऊँ आपको टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, तो देखो ये एक फोर्स ऐसे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट एक डायरेक्शन समझ लो इसकी, ये एक फोर्स लग रहा है इधर, और ये हो गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो इधर भी होगा, नीचे भी, यहाँ पर भी एक फोर्स इधर लग रहा होगा ऐसे, यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, और ये L/2 डिस्टेंस हो गया। तो हमको पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना रहा है, एक टॉर्क बना रहा है, तो इसको बोलते हैं रोटेटिंग टॉर्क, ठीक है, या डिफ्लेक्शन टॉर्क भी इसको बोला जाता है। अब हमने क्या किया, ग्रेविटेशन की वजह से आया डिफ्लेक्शन टॉर्क, और एक रिस्टोरिंग टॉर्क आया इस वायर के अंदर में, ठीक है। वायर के अंदर आता है रिस्टोरेशन टॉर्क, और रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो हमारे ग्रेविटी के टॉर्क के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द स्फीयर r है, L इज द लेंथ ऑफ रॉड है, रिस्टोरिंग टॉर्क k थीटा है, ठीक है ना। रिस्टोरिंग टॉर्क k थीटा या c थीटा बोलते हैं उसको, ये रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। और रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल k, इसको k या c बोला जाता है, कुछ अलग अलग बुक्स के अंदर में देखेंगे तो, ठीक है। और ये होगा आपका एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स, थीटा। तो अब ये होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये क्या होगा आपका टॉर्क, और ये हो गया k थीटा, ये वाला आपका रिस्टोरिंग टॉर्क, ये ग्रेविटेशनल टॉर्क और ये रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों को हमने कंपेयर करके कैपिटल G की वैल्यू निकाली, और ये निकली 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये था कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट, जिससे हमको पता चल रहा है कि कैपिटल G की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब यहाँ पर जो एक और पॉइंट ऐसे आया ना कि दो फोर्सेस लगते हैं, आपको मालूम है ना टॉर्क कैसे लगता है। तो टॉर्क अगर देखा जाए तो ऐसे होता है, समझ लो एक फोर्स इधर है ऊपर और एक फोर्स इधर लग रहा है नीचे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना होगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी बोलो, तो हम लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू r क्रॉस f होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है r क्रॉस f। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले L/2 के साथ लिख कर बताया था, वो क्या था, तो वो ये था कि अगर आप इसको इसी वाले फिगर को देखो, ऐसा देखो, अगर इसको आप F1 बोलते हो, इसको F2 बोलते हो, और यहाँ पर देखते हो ये L/2 है और ये L/2 है, तो टॉर्क कितना होगा, तो हम लिखते हैं टॉर्क को, टॉर्क इज इक्वल्स टू F1 इंटू L/2 प्लस F2 इंटू L/2, ठीक है, ये आ जाता है। तो दोनों का ऐड करेंगे तो F2 F1 दोनों कॉमन है, तो कॉमन निकाल दो उसको, तो आ जाएगा F कॉमन आ गया, और F कॉमन आने के बाद ये बचेगा L/2 प्लस L/2 बोले तो L बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैल्यू तो यही आती है, कौन सी, ये वाली वैल्यू आती है G, यानी कि ये हो गया आपका फोर्स इंटू लेंथ। ग्रेविटेशनल टॉर्क बोले तो फोर्स ग्रेविटेशन का और इंटू लेंथ, लेंथ बिटवीन, लेंथ ऑफ ये रॉड है ना, वुडन रॉड, मतलब दोनों भी स्फीयर्स के बीच में की लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से बना हमारा टॉर्क। तो ये हो गया एक डिफ्लेक्शन टॉर्क, इसको बोले डिफ्लेक्शन टॉर्क। और रिस्टोरिंग टॉर्क बोले तो k थीटा, ठीक है। k बोले तो कांस्टेंट है, ये k इज कांस्टेंट, उसको ट्विस्टिंग कपल बोला जाता है, ठीक है। और पर यूनिट ट्विस्ट के ऊपर में कांस्टेंट वैल्यू है वो। और ये है थीटा, थीटा है जिस एंगल से वो घूमा है, ये एंगल थीटा है, देखो यहाँ पर ये एंगल थीटा से घूमा है, बस इसको ले लिया हमने फिर और कैलकुलेशन किया दोनों को, और m1 m2 की वैल्यू रखी, ये सारी वैल्यूज रखी। m1 m2 1 kg के अगर यहाँ पर तो 1 kg रख देना पड़ेगा, 1 kg, r की वैल्यू 1 मीटर है तो 1 मीटर रख देना पड़ेगा, k थीटा बाय l बचेगा सिर्फ, वो दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.67 into 10⁻11, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, तो लेट्स मूव ऑन विद द न्यूमेरिकल्स। Two stationary particles of masses m1 and m2 are distance d apart. A third particle lying on the line joining the particles experiences no resultant gravitational force. What is the distance of this particle from m1? तो कहाँ है तीसरा पार्टिकल, लेकर आते हैं थर्ड पार्टिकल को और समझ लो उसको यहाँ कहीं बिठा देते हैं। मान लो ऐसा किसी भी जगह पर, एग्जैक्टली सेंटर में बिठाना है, सेंटर में बिठा दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर में बिठा सकते हो आप उसको। और ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस होगा x, है ना, ये वाला डिस्टेंस अगर x होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बोलो, d माइनस एक्स ना,
क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो दोनों के बीच में d था, तो उसमें से ये बचा तो ये d माइनस एक्स हो गया। ओके, तो हमारे ये पार्टिकल, थर्ड वाला पार्टिकल छोटू m बोल दो इसको, ये छोटू m का डिस्टेंस m1 से x है और m2 से उसका डिस्टेंस d माइनस एक्स है। तो अब इसके ऊपर में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहे होंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यूज़। देखो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स ऑन छोटू m ड्यू टू कैपिटल M1। कैपिटल M1 की वजह से उसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, तो हम लिख लेते हैं उसको F1, इट इज़ इक्वल्स टू G कैपिटल M1 छोटू m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, और डिस्टेंस कितना है x, तो x का स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद लिखते हैं कि फोर्स ड्यू टू M2 की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू होगी F2, एंड F2 इज इक्वल्स टू G कैपिटल M2 छोटू m अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, d माइनस एक्स उसका डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर हो गया। अब अपने को यहाँ पर छोटू m के ऊपर ही फोर्स लेना है दोनों भी। क्यों ऐसा लेना है, क्योंकि इसके ऊपर में फोर्स जीरो बोला गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो है, इफ नेट फोर्स ऑन स्मॉल m इज ज़ीरो, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि F1 जो है वो इक्वल टू F2 है मैग्नीट्यूड में, और अगर वेक्टर में देखा जाए तो वेक्टर में वो F1 बराबर है माइनस ऑफ F2 के। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो दोनों सेम है। तो मैग्नीट्यूड में अगर सेम है तो फिर दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हैं, क्या होगा चलो देखते हैं वैल्यूज़। तो F1 इज इक्वल्स टू F2, इसको लिखा मैंने तो आ जाएगा मेरे पास में इक्वेशन जी m1 छोटू m अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M2 छोटू m अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ से कौन कौन कैंसिल हुआ gm और gm कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास में m1 m2 बचा है। अब तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये d माइनस एक्स इधर चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इट इज़ इक्वल्स टू m2 अपॉन m1, है ना, ऐसे लिख दिया जाएगा, m2 अपॉन m1 लिख देता हूँ मैं। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ज़रा, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया अगर, तो ये आ जाएगा d माइनस एक्स अपॉन, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये पूरा के पूरा रूट में चला जाएगा, यानी कि ये m2 का रूट अपॉन m1 का रूट। ठीक है, अलग अलग लिखो या एक साथ में लिखो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से लिखा मैंने। अब इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, d के नीचे x गया तो यहाँ पर इसको लिखा जाएगा अपने d बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स बोले तो 1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ m2 अपॉन रूट ऑफ m1। ये दोनों को अलग क्यों रखा मैंने आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि हम जब ये 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका d बाई एक्स इट इज इक्वल्स टू रूट m2 अपॉन रूट m1 माइनस 1 का उधर जाकर +1 हो गया, तो ये इक्वेशन कैसी बनने वाली है फिर देखो ज़रा। तो इक्वेशन बन रही है आपके पास में d बाई एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ m2 प्लस रूट ऑफ m1 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m1। सही बात है कि नहीं, ऐसे लिखा ना। तो अगर ऐसे लिखा है तो देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो x की वैल्यू तो x इज इक्वल टू, ये रूट m1 इधर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अपने पास में बचेगा रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ m1 प्लस रूट ऑफ m2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा d। ठीक है ना, m1 के मल्टीप्लिकेशन में ना d आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, देखो ये आ जाएगा x यानी कि m1 से जो उसका डिस्टेंस है। तो अगर m1 से डिस्टेंस आपको मालूम पड़ गया है तो आप m2 से डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना उसका। ठीक है,
ये फार्मूला याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ समझने वाली बात, वो ये कि आपको x यानी कि छोटू m का डिस्टेंस कैपिटल M1 से मिल गया, तो क्या कैपिटल M2 से मिल सकता है? यस, d माइनस एक्स। तो आपकी जो ये वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू का आपने लिख देना d माइनस एक्स करके, तो आपको वो भी मिल जाएगा। d माइनस एक्स करके निकालोगे तो वो वाली इक्वेशन भी आपके पास में आ जाएगी। रूट ऑफ M2 ऊपर आएगा आई थिंक, और नीचे रूट ऑफ M1 प्लस M2, और ये दोनों भी। अच्छा एक बात और याद रहे, कुछ स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स की गलती होती है इसके अंदर में, कि ये जो इक्वेशन है ये रूट ऑफ M1 प्लस M2 लिखा हुआ है। तो देखो रूट ऑफ M1 प्लस रूट ऑफ M2 इट इज़ नॉट इक्वल टू रूट ऑफ M1 प्लस M2, ठीक है। ऐसा गलती कभी नहीं करना कि ये दोनों को रूट में ले लिया जाए इस तरह से। मल्टीप्लिकेशन में हो तो रूट एक में आ सकते हैं, एक रूट में आ सकते हैं, लेकिन एडिशन में है तो ये दोनों एक रूट में नहीं आ सकते। सिंपल है ना यार, ये रूट 2 प्लस रूट 2 कितना होता है देख लो ज़रा। रूट 2 प्लस रूट 2 क्या इसके बराबर होता है? 2 प्लस 2, हाँ इसके बराबर होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, रूट के बाहर निकल कर 2 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है? रूट 2 प्लस रूट 2 यानी 1.414 प्लस 1.414 यानी कि 2.8 होता है, ठीक है। इस तरह से तो ये छोटी सी बेसिक मैथ्स की गलती है, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को सताती है, ठीक है। तो ये बात याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 masses each equal to m are placed at 3 corners of a square of side A, यानी कि ये स्क्वायर है, इसकी साइड A है, और ये मासेस हो गए, और मासेस की वैल्यू है कैपिटल M, ये भी कैपिटल M, ठीक है। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास प्लेस्ड एट 4th कॉर्नर, मतलब यहाँ पर एक छोटा सा किसी भी कॉर्नर पे हो सकता है वो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये वाला, छोटा सा मास M रखा हुआ है, इसके ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। इसके ऊपर निकालना है आपको नेट फोर्स। अरे बात समझ में आ रही है? ये वाला क्वेश्चन है अपने पास में इस तरह से, ये कैपिटल M है, और ये इनके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे होंगे? चलो सोचो ज़रा, सोचो कैसे होंगे। अगर ये A है तो ये भी तो साइड A है, तो इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलो डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? ये A होता है तो ये A होता है, तो ये कितना हो जाता है? ये रूट 2 A होता है क्या? हाँ जी, है ना, रूट 2 A होता है ना, A बाहर है, A रूट 2 ऐसा लिखो क्या, और बढ़िया रहेगा, A रूट 2 है ना, A रूट 2 ऐसा होता है। ये डायगोनल है आपके पास में। तो आप क्या करोगे, पहले M के ऊपर टोटल फोर्सेस निकालोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फाइंडिंग टोटल फोर्सेस ऑन छोटू M। तो सबसे पहला फोर्स कौन सा निकलेगा देखो ज़रा, तो सबसे पहला फोर्स निकलेगा फोर्स ऑन छोटू M ड्यू टू ये M, नंबर देना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं जमेगा। इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दे देते हैं 2, इसको नंबर दे देते हैं 3, ठीक है। तो हम ले लेंगे ड्यू टू मास एट पोजीशन 1, ठीक है। पोजीशन 1 पे का जो मास है ना उसकी वजह से, तो पोजीशन 1 पे का जो मास है उसकी वजह से डिस्टेंस क्या आने वाला है? देखो A आने वाला है, ये वाला। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे आने वाली? चलो देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फोर्स इज इक्वल्स टू, अब 1 के द्वारा लगाया गया इसके ऊपर का फोर्स, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अट्रैक्टिव डायरेक्शन होगी। अट्रैक्टिव डायरेक्शन ये होती है ना, ये होती है, तो इसको बोलेंगे F1, ये होता है अट्रैक्टिव डायरेक्शन। अरे समझे कि नहीं? तो F1 की वैल्यू कितनी होगी? F1 इज इक्वल्स टू G कैपिटल M छोटू M डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। बट इट इज सेम फोर्स इन मैग्नीट्यूड में तो सेम है, ये किसके बराबर है? एज फोर्स ऑन छोटू M बाय मास एट पॉइंट 3, पोजीशन 3 के ऊपर में देखो, इसका भी तो डिस्टेंस सेम है ना, तो इसका जो फोर्स होगा ये F3 होगा, और F1 और F3 दोनों सेम होंगे। तो हम क्या लिख देंगे फिर? F3 इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू G M छोटू M डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में दो फोर्सेस हो गए, F1 हो गया, F3 हो गया। अब F1 और F3 जो है ये परपेंडिकुलर फोर्सेस है। अगर परपेंडिकुलर फोर्सेस होते हैं तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा? देखो ज़रा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि
वी नो दैट, हमको वेक्टर्स से पता है, वेक्टर्स से पता है हमको कि रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर इक्वल फोर्सेस, ये भी ज़रूरी लिखना, इक्वल फोर्सेस F इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। F1 F2 अगर सेम है तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर बोले तो ये 2 बार एफ का स्क्वायर, 2 अंदर ही रह जाएगा, एफ बाहर आ जाएगा, यानी कि F√2 होता है, ठीक है। तो अपन कैसे लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू किस किस का, F1 और F3 का। तो अपन कैसे लिखेंगे, F1 और F3 का अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स फोर्स, फोर्स कितना है तो इसको लिखा जाएगा √2 टाइम्स G कैपिटल M छोटू m अपॉन ए का स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं, ये एफ नेट है, क्यों, क्योंकि आपके पास में देखो एक एफ था इधर, ये था F1 और एक एफ था इधर, एक ये F3 है ना, तो इसका नेट रिजल्टेंट किधर गया, इधर गया, ये हुआ एफ नेट। समझे आप बात ने, और क्योंकि F1 और F3 दोनों सेम है इसलिए ये आंसर आया, ठीक है ना, ये दोनों सेम है इसलिए ये आंसर आया। और ये रिजल्टेंट कैसा होता है, एग्जैक्टली बाइसेक्टर होता है उसको, तो ये बाइसेक्टर हो गया। अब तीसरा फोर्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारा जो रिजल्टेंट आया इसका, वो रिजल्टेंट तो ये डायरेक्शन में आया है ना, एफ नेट तो ये डायरेक्शन में आया। अगर एफ नेट ये डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में एक और फोर्स भी तो लग रहा है, उसी डायरेक्शन में M2 का फोर्स लग रहा है डायगोनल के अलॉन्ग में। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन छोटू m ड्यू टू मास at position 2 is along the diagonal, और ऐसा लिख सकते हो in same direction as F net due to F1 and F3। अब क्लियर है ना सारा पॉइंट, F1 और F3 की वजह से जो F नेट है उसी दिशा में एक और फोर्स भी आ गया और उसका नाम है F2। तो F2 की वैल्यू कितनी होगी पहले वो निकालो, F2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा G कैपिटल M छोटू m, क्योंकि मास तो सेम है, और डिस्टेंस कितना है तो डिस्टेंस है उसका A√2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस A√2 है ना दोनों का, पूरा डायगोनल का डिस्टेंस कितना है A√2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, G कैपिटल M छोटू m अपॉन A√2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 2A², ठीक है, ये हो जाएगा 2A²। अरे बात सही है कि नहीं। तो अब ये दोनों को ऐड कर देंगे बस, तो ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में हो गए ना, देखो एक ये F2 और उसी डायरेक्शन में F नेट, दोनों को ऐड कर देंगे बस, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो देयरफॉर ऐसे लिखा जाएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन छोटू m ड्यू टू ऑल मासेस, वैल्यू कैसी आएंगी इसकी, तो यहाँ लिखा जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू आपका एफ नेट जो पहले दो फोर्सेस की वजह से आया था प्लस F2 है ना, ये आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दो, एफ नेट की वैल्यू थी कितनी थी, √2 थी ना, √2 थी, √2 GM छोटू m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये वाला कितना आया, ये वाला आया GM अपॉन G कैपिटल M छोटू m अपॉन ट्वाइस A का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप जो है तो GM अपॉन A² कॉमन निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा GM छोटू m अपॉन A² कॉमन, बराबर है ना, अरे हाँ कि नहीं, यही तो लिख रहा हूँ ना, हाँ बराबर है। और ये क्या हो जाएगा आपका A² कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचा √2 प्लस 1/2 है ना, तो यहाँ पे बचेगा अंदर √2 प्लस 1/2 ऐसे बचेगा। ये वाला फोर्स है आपका फाइनल, 2√2 प्लस 1/2 ऐसा भी लिख सकते हो, फिर 2 बाहर जा सकता है, कुछ भी इसके आगे आपको जैसे बनाना है इसको बना सकते हो, लेकिन यहाँ तक कि आपको वैल्यू याद रहे ये बस काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्लियरली एकदम से, चलो ठीक, हाईलाइट एंड क्लोज। हाँ इसमें एक पॉइंट बोलना भूल गया कि यूनिट मास जो दिया हुआ था ना अपने को छोटू m, उसकी वैल्यू अगर 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है तो फाइनल आंसर क्या हो सकता है, अगर उसकी वैल्यू 1 हुई तो फाइनल आंसर हो सकता है आपका GM अपॉन A²
और यहाँ पे आ जाएगा √2+1/2, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। मतलब छोटू m की वैल्यू 1 कर देने का सिर्फ, ये ऐसा होता है। तो आपको अगर ये वाला क्वेश्चन बुक में दिखेगा कहीं तो भी, तो उसका आंसर ये छोटू m उसके अंदर नहीं होगा। छोटू m इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका यूनिट मास क्वेश्चन में दिया हुआ था अपने को, ठीक है। The next question is, two particles each of mass m move along a circle of radius r under action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. अब ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को रिवॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों के बीच का सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ये मास, और ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर है, 2r डिस्टेंस दूर है। इनके बीच में सिर्फ इनका म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा बोला है। तो अब ये दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन की नेसेसरी कंडीशन क्या है देखते हैं ज़रा। तो हम देखेंगे कि कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन, कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो किसी न किसी को तो देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनके बीच में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 वैल्यूज है हमारे पास में। वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इसकी वैल्यू होती है mv²/r। तो अपने को क्वेश्चन में निकालना है स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो अपने को v वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है mr⍵², ठीक है ना, और एक होता है mv⍵। ये 3 फॉर्मूले सेंट्रीपिटल फोर्स के हमारे पास है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, ये वाला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमको स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालनी है बस। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं इसको f सेंट्रीपिटल मतलब कि mv²/r, ठीक है, v भी दिखना चाहिए, r भी दिखना चाहिए। इट इज इक्वल्स टू इनके बीच का म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कैसे होगा, g मास 1 बोले तो छोटू m, मास 2 बोले तो छोटू m, डिवाइड बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच में कितना है, तो हम बोलेंगे 2r डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है, 2r डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं ना हम यहाँ से, देखो ये एक m से ये एक m कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं v²/r इज इक्वल्स टू g m अपॉन 4r का स्क्वायर, है ना, और ये एक r के साथ में ये एक r भी कैंसिल हो गया, 4r बचा। तो आपके पास में v² की वैल्यू बची, v² इज इक्वल्स टू gm अपॉन, छोटू m था वो पहले, नीचे 4r आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ गया। तो ये आपके पास में gm अपॉन 4r वैल्यू आ गई है। तो इसमें से ईच पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gm छोटू m अपॉन 4r अगर बाहर आ गया 4, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/2 हाफ ऑफ, क्या हो जाएगा मतलब हाफ ऑफ gm अपॉन r, ठीक है, हाफ ऑफ gm अपॉन r। ये वाला एक इक्वेशन आपके पास में आ गया है। तो ये इक्वेशन हमको यही आंसर निकालने का था। अब इसमें तो कभी कभी क्या पूछता है मालूम है आपको, ये तो निकालने का था, ये तो आ गया अपने पास में आंसर। हमको क्या पूछता है कभी कभी कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड टाइम पीरियड। अगर यही दोनों के बारे में बात हो रही है तो यही दो हमारे पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही है, इन्हीं का टाइम पीरियड निकालना है और इन्हीं का ओमेगा निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी उनकी, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे लगा देंगे हम, तो देयरफॉर हम लिख देंगे mr⍵² इट इज़ इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो हम लिख देंगे gmm अपॉन, यानी कि gm² होता है डायरेक्टली, और यहाँ पे आ जाएगा 4r का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 2r का होल स्क्वायर था ना वो। तो ये आपके पास में आ जाएगा, देखो ये मास ने ये मास को मार दिया, और आपके पास इक्वेशन जो आ गई है वो इक्वेशन आ गई है ω² इज इक्वल्स टू gm अपॉन 4r का क्यूब। ये r नीचे उतर गया ना, तो ये 4r का क्यूब हो गया, यानी कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r³ 4r³ ना, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया gm अपॉन 4r³। अब ये हो गया आपके पास में, बट ये ओमेगा तो आ गया, चलो इसको लिख देंगे हाईलाइटेड, ओमेगा तो आ गया, 1/2 करके इसको gm/r³ लिख सकते, बट ओमेगा की वैल्यू 2π/T है, ये भी अपने को पता होता है ना। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा, 2π अपॉन ओमेगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 2π अपॉन ओमेगा, ओमेगा का रेसिप्रोकल लिख लूँ क्या, इसको नीचे पूरा लिखा जाए तो ये ऐसा आ जाएगा gm अपॉन 4r का क्यूब, रेसिप्रोकल कर दिया तो ये आ जाएगा 2π, है ना, 2π अंडर रूट ऑफ 4r³ अपॉन gm,
ठीक है, आगे जाने के बाद हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसा ही कुछ मिलने वाला है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग होगा, बस थोड़ा सा अलग रहेगा फॉर्मूला। तो ये भी एक इक्वेशन हमको मिल गया, ये एक ओमेगा का इक्वेशन मिला था और ये टाइम पीरियड का इक्वेशन मिला। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को आपने अच्छे से समझ लेना है कि कैसे निकाला जाता है। तो इस तरह से बहुत आसानी चीज़ें से निकाली जाती है। बेसिक अगर आपको मालूम है, बेसिक आप रूल्स अगर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन बहुत ही एकदम चिल्लर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज ऑफ सर्टन मेटल आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स पावर ऑफ देयर रेडियस। ओहो हो, हमको तो ऐसे लगा था कि हम ऐसे लिखने वाले हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम का स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, और आर कितना हो गया 2r का डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, है ना। तो हम ऐसे लिखने वाले थे कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ऐसा लिखने वाले थे। उसने जो बोल दिया है कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो फोर्थ पावर ऑफ रेडियस को प्रूव करके बताओ, तो क्या करें अभी ई करना पड़ेगा भाई कि यहाँ पर जो मासेस है ना, ये मासेस की वैल्यू दिया ना है हमको, ये मासेस की वैल्यू दिया ना है, उनको डेंसिटी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लिखते हैं कि फोर्स बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम, तो ये दोनों को टोटल मासेस इनके कॉन्सेंट्रेटेड माना जाए अगर यहाँ पर m और ये m पर, अगर तो इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई r प्लस r, है ना, r प्लस r 2r की दूरी हुई दोनों के बीच में, ऐसा लिख देंगे यहाँ पर ये दोनों के बीच की दूरी 2r की। तो वैल्यू लिखते हैं फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है g m1 इंटू m2, दोनों मास ही तो है, अपॉन 2r का स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये आपके पास में आएगा जी एम एम अपॉन, ये एम में अलग क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, या स्क्वायर कर दो यार, चलो लो एम स्क्वायर अपॉन 4r का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया, बट मास नहीं है हमारे पास, अब मास को लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं बट मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है याद है ना, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये है फॉर्मूला। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर्स तो रो है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोले तो 4/3 पाई r का क्यूब आ जाएगा। अरे समझे कि नहीं, है ना, r का क्यूब आ गया। चलो फिर ये मास को ले जाकर यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी कट f इज इक्वल्स टू जी, और ये पूरा लिखेंगे रो 4/3 पाई r का क्यूब और उसका स्क्वायर, है ना, और डिवीजन में कौन है, डिवीजन में है 4r स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी बनी, कैपिटल जी, यहाँ पे आ जाएगा रो स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 16/9 पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपका r का पावर 3⁶, है ना, ऐसे आ जाएगा। और नीचे कौन है 4r का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 4 ने ये 16 को मार दिया, नहीं भी मारा तो क्या है, जरूरी नहीं है ना वो, ये r स्क्वायर ने इसको मार दिया, तो बचा कितना, पावर 4 बचा। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं हम f इज इक्वल टू जी रो स्क्वायर जी रो स्क्वायर इंटू 4/9 पाई स्क्वायर r⁴। अब ये जो सब कुछ है इधर का, ये पूरा के पूरा, ये सब कुछ कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴। समझे, अभी आसान दिखने में है, लेकिन वो डेंसिटी के फॉर्म में लिखना उसको जरूरी था, क्योंकि मासेस कांस्टेंट है, ये थोड़ी दिया था ना अपने को, ये थोड़ी बोला था कि मासेस कांस्टेंट है बोलकर, तो ये वैल्यू ले लेना है उसमें से। मासेस कांस्टेंट का मीनिंग मासेस बदलने वाले नहीं है, अरे मासेस कांस्टेंट का मीनिंग हमको मासेस कैलकुलेशन में लेना है, ऐसा दिया था। ठीक है ना, कैलकुलेशन में मासेस लेना है हमको, वो एक्सक्लूड करो नहीं बोला था ना इक्वेशन में। ठीक है, आगे के और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ग्रेविटेशन के अंदर जहाँ पे आपको पता चलेगा कि मास को इंक्लूड कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, डेंसिटी के फॉर्म में कब लिखना कब नहीं लिखना बोलकर। मास तो कांस्टेंट होता है ना,
मेरे बोलने का मीनिंग वो नहीं है कि मास बढ़ेगा और घटेगा इसके अंदर में, या मास जो है तो अलग है। मास की वैल्यू को एक्सक्लूड करने का ऐसा नहीं बोला था, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, मास को डेंसिटी के फॉर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है, वो मीनिंग है मेरा। ऐसा नहीं है वेरिएबल मास नहीं हो, मास वेरिएबल नहीं होता है, मास कांस्टेंट ही होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ मास कैपिटल M इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, छोटू m और कैपिटल M माइनस m। कैसे हुआ होगा, तो यहाँ पर होंगे देखो इस तरह से, ये दोनों भी सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, स्प्लिट हो गया कैपिटल M और उसके 2 पार्ट्स बन गए, एक छोटू m और एक कैपिटल M माइनस m, ठीक है। अब हमको ये पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ m बाय m, ये रेशो निकालना है। मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स कब हो सकता है वो निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कब हो सकता है, तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना ये निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G, छोटू मास M, बड़ा मास कितना है M माइनस M, है ना, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना, तो r² ले लो, ठीक है, दोनों का ऐसा ले लिया हमने, समझो। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके निकाल दिया तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी निकल जाती है, देखो G/r², ये आ जाएगा mm, कैपिटल M इंटू छोटू m माइनस m का स्क्वायर, है ना, ये आ जाता है। तो ये आपके पास में आ गया फोर्स का वैल्यू। अब आपके पास में फोर्स तो आ चुका है, आपको मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स से कंडीशन यूज़ करेंगे। आपको मैथमेटिक्स आता होगा ना, नहीं आता, वी नो दैट। देखो मैथमेटिक्स में कंडीशन हमको मालूम होती है कि फॉर मैक्सिमा, आपको अगर मैक्सिमा निकालना है कहीं पर, तो वहाँ पे डेरिवेटिव जो होता है ना, डेरिवेटिव ज़ीरो करना होता है। मतलब यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा df विथ रिस्पेक्ट टू m, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मास है ना जो स्प्लिट हुआ है, तो बाकी सब तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो हम देख लेंगे कि मास जो है ये कैपिटल M जो है, कैपिटल M जो है स्प्लिट जब हुआ था तो ये M कितना आया था, समझो ये इसका हाफ आया होगा तो ये उसका हाफ होगा, और डबल से ऐसा हो सकता है, 1:2 का रेशो हो सकता है, 1:3 का रेशो हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो वही तो वेरिएबल है। तो df/dm की वैल्यू हमारे को ज़ीरो करनी पड़ेगी। जब स्लोप ज़ीरो होता है तो मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है ना। उसका अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालते हो, अगर उसका आप डबल डेरिवेटिव निकालते हो ऐसे, अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालते हो तो डबल डेरिवेटिव जीरो से कम आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। इसी को तो मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन बोलते हैं ना। अगर आपको याद होगा, आपने मैथमेटिक्स कौन सा था अपना मैथमेटिकल टूल, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, देखो कि अगर आपके पास में एक ऐसा ग्राफ होता है और ये ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ले लो, चलो ये ले लो ऐसे, तो क्या होता है, देखो ये एक ग्राफ है, समझो ये फोर्स का है और ये मास है अपने पास में, तो समझो df/dm जो है ये क्या हो रहा है, df/dm, ये वाला एक पॉइंट आता है और ये वाला एक पॉइंट आता है, जिसमें से एक मैक्सिमा और एक मिनिमा होता है, ठीक है ना, एक मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो पहला आप जब डेरिवेटिव लोगे तो आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, एक डेरिवेटिव लेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। df/dm करेंगे तो ये जीरो, df/dm इज इक्वल टू जीरो, यानी कि उनका क्या हो गया, स्लोप जीरो हो गया। तो आपको ये और ये पॉइंट मिला है, लेकिन कौन सा मैक्सिमा है वो देखने के लिए आपको एक और डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। उसका डबल डेरिवेटिव करे तो वो डबल डेरिवेटिव अगर जीरो से कम आता है, देखो यहाँ पर जो स्लोप है, इसके आगे जो स्लोप है वो नेगेटिव जा रहा है, मतलब आपकी वैल्यू जीरो से कम आएगी, तो मतलब वो मैक्सिमा है। और अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, यानी कि df/dm करेंगे आप, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका df/dm का एक और डेरिवेटिव करेंगे, और ये जीरो से बड़ा आता है तो वो मिनिमा होता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल टूल का रिलेशन है, मैं वो बता नहीं रहा हूँ अभी। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम हम निकालेंगे यहाँ पर कि डेरिवेटिव ऑफ ये फोर्स G/r², कैपिटल M छोटू m माइनस m², इसका जो वैल्यू आएगा वो ज़ीरो आना चाहिए। बस इतना कर लो, सिर्फ ज़ीरो निकाल लो, वैल्यू मिल जाएगी अपने को मैक्सिमा कहाँ आ रहा है वो लोकेशन थोड़ी निकालनी है अभी, तो हम डबल डेरिवेटिव नहीं करने वाले, हम सिंगल डेरिवेटिव करेंगे d/dm, बस आपको इतना करना है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, देखो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा इस तरह से, G/r² साइड हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में चलो, तो ब्रैकेट में m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू m निकाला, तो m का डेरिवेटिव 1 होगा, कैपिटल M बचेगा, सिर्फ कैपिटल M बचेगा, छोटू m का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस ये 2 नीचे उतरेगा, m का पावर हो जाएगा 1 और m का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इट इज़ इक्वल्स टू 0, तो मैं फाइनली लिख देता हूँ इसको कि इट इज़ इक्वल्स टू G/r²
m माइनस 2m इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो हियर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है। मान लो, क्या मान लो कि ये आपका एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। अब ये दोनों का समझो a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 बोला मैंने। अगर a इंटू बी इज 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 नहीं है तो फिर कौन 0 है, मतलब b 0 है, ठीक है ना, ऐसा है। अगर a 0 नहीं है तो b 0 है मतलब, तो देयरफॉर हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं एज g बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है ना भाई, अरे ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है ना, ये इक्वेशन में देखो, ये इक्वेशन में 0 के बराबर नहीं है वो वैल्यू, तो देयरफॉर कौन 0 है, देयरफॉर m माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ये 0 होगा। ये 0 कब हो सकता है, तो हम लिखेंगे ये 0 उसी वक्त हो सकता है जब m माइनस 2m इज इक्वल टू 0 को m इज इक्वल्स टू ट्वाइस m लिखा जाए, यानी कि कैपिटल M जो है ना वो ट्वाइस m के बराबर होगा। मतलब m बाय m का रेशो अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, छोटू m अपॉन कैपिटल M इट इज़ इक्वल्स टू 1/2, ये रेशो आएगा, ठीक है। तो यानी कि कैपिटल M में से हाफ होना चाहिए छोटू m आपका, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स होगा ग्रेविटी का वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन m बाय m का रेशो 1/2 आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको याद रखना है, इसको लिखकर याद रखना है आपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास 1 kg लाइन XY प्लेन एट पॉइंट 0,0। पहला मास 0,0 पे है, दूसरा मास जो है अपना वो 0,0.2 पर है, यानी कि ये वाला है B 0.0,2, ठीक है, 0,0.2, और तीसरा वाला जो है वो 0.2,0, यानी कि x कोऑर्डिनेट इसका ये है अपने पास। द ग्रेविटेशनल नेट फोर्स ऑन मास एट द ओरिजिन इज, इसके ऊपर में नेट फोर्स कितना है, तो देखो नेट फोर्स की वैल्यू अपने को IJ की फॉर्म में बोला है, तो नहीं तो अपन इसको क्या बोलने वाले थे मालूम है क्या, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों अगर बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2f होने वाला था सीधा सीधा, एकदम शॉर्टकट में ऐसे ही बोलने वाले थे अपन, लेकिन फिर अपन ने बोले चलो यार कोई नहीं निकाल लेते हैं वैल्यू, तो हमने सोचा कि FAB की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से FAB की वैल्यू और FAC की वैल्यू दोनों सेम आने वाली है। कैसे, देखो डिस्टेंस सेम है ना दोनों का, ये y एक्सिस का डिस्टेंस सेम ही 0.2 और ये भी 0.2, दोनों सेम है डिस्टेंस, और मासेस कैसे हैं, मासेस भी आपके सेम है, तो सेम लिखना। कितना दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्या 1 kg, हाँ यस 1 kg दिया है, तो दोनों सेम ही है, तो ये हो जाएगा g मास ऑफ A इंटू मास ऑफ B अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 0.2, उसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी निकली 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, उसके बाद में लिखते हैं उसको, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद लिखते हैं कि कैसे आएगा फोर्स, किधर आएगा बोल के, तो वेक्टर के फॉर्म में 1 kg इंटू 1 kg अपॉन 0.2 इंटू 0.2, आसान करके लिख देते हैं ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आने वाली है आपकी 1.67 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ये होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब क्योंकि दोनों फोर्स कैसे है, FAB ऊपर की तरफ है, देखो y की डायरेक्शन में, तो आप कैसे लिखेंगे FAB इज इक्वल्स टू, तो लिखेंगे आप 1.67 वेक्टर फॉर्म में, देखो 1.67 इंटू 10⁻⁹, J डायरेक्शन है ना उसका, J डायरेक्शन है न्यूटन, ठीक है। और FAC को लिखा जाएगा, FAC को लिखा जाएगा, ये छोटा सा एरो बना है तो अच्छा दिखता हुआ है ना, 1.67 इंटू 10⁻⁹, और ये डायरेक्शन क्या आ जाएगी I, ओ भाई I न्यूटन, ठीक है। एक I आ गया, एक न्यूटन में और एक J आ गया। अगर अपन बोलते कि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम थे तो रिजल्टेंट फोर्स तो इधर जाना था, और रिजल्टेंट फोर्स होना है √2f, तो एकदम आंसर तो क्लियर है अपना, ठीक है, ऐसा है। लेकिन उसने वो नहीं पूछा अपने से, तो अपन क्या लिखते थे कि नेट फोर्स कितना होगा, चलो देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना उसको, ले भाई वेक्टर फॉर्म में ले, तो ये हो जाएगा FAB प्लस FAC, दोनों का वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन करेंगे तो वैल्यू यही आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁹, और जस्ट I प्लस J हो जाएगा यहाँ पर, I प्लस J, और ये न्यूटन में, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, बस इतना ही है।
और आई प्लस जे क्योंकि यूनिट वेक्टर है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा 1.67 × 10⁻⁹ और ये आ जाएगा √2 इंटू एफ, वही तो हुआ ना, है ना, जो अपन लिख रहे थे वही तो हुआ। तो बस ये याद रखना आपने इस तरह से हाईलाइट। चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m, 2m, 3m, 4m आर केप्ट इन सीक्वेंस एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A इन सीक्वेंस, यानी कि ABCD कैसा भी ले लो आप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर में एक छोटू मास m रखा हुआ है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m are placed at 6 vertices A, B, C, D, E, F of a regular hexagon of a side A. A 7th particle of mass capital M is kept at the center of O of the hexagon. Center O of the hexagon. Find the force on M. Find the net force of M is A वाला mass removed और find the net force of M if particle at A and C are removed. चलो देखते हैं। इस तरह का कुछ हमारे पास में एक हेक्सागन है, समझ लो, और वैल्यूज़ दे देते हैं हम यहाँ पर। रेगुलर है ना वो A, B, C, D, E और ये F, ठीक है, ऐसा है। और सब पर जो मास है वो छोटू m रखा हुआ है ना, हर एक पर जो मास रखा हुआ है छोटू m है, और यहाँ पर जो मास है ये कैपिटल M है। तो हमको बोला है कि कैपिटल M के ऊपर में नेट फोर्स कितना है निकालो। तो पहला बिट हम देखेंगे इसके अंदर, पहला बिट के F नेट जो होगा वो F नेट इज इक्वल्स टू कितना होगा। देखो तो हम देखेंगे कि ये जो डिस्टेंसेस होते हैं हेक्सागन में, अभी ये अगर मेरा डायग्राम देखेंगे आप तो इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा फ्लॉ दिखेगा कि ये वाली साइड बड़ी दिख रही है आपको, ठीक है। एफ ये ओ है ना पॉइंट, ये ओ है, तो ओ एफ ओ सी ये दोनों बराबर है, लेकिन ओ सी और ओ डी बराबर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो ड्राइंग फ्लॉ है मेरा, लेकिन होता यही है कि यहाँ पे सारी साइड्स जो होती है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। हम ऐसे लिखते हैं कि ऑल साइड्स यानी कि ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी और इज इक्वल्स टू ओ ई होता है। ये होता है, ये हेक्सागन का तो ये रूल है ना, तो ये सब तो ऐसे होते हैं। और इनके बीच में एंगल्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, 60 का एंगल होता है ना इनके बीच में। यहाँ से ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है ना, ये भी 60 डिग्री होता है, ऐसे होता है। तो अब क्या कर लेते हैं हम, समझो कि एफ नेट निकाल रहे हैं हम, तो देखेंगे एफ नेट बोले तो एक्चुअली किसी एक के निकाल लेंगे, किसी एक का फोर्स ही निकालेंगे। तो हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू ए ऑन ओ पर जो है तो ए की वजह से कितना फोर्स है, तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू जी छोटू एम कैपिटल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस को लेट एक्स मान लो, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये तो फोर्स सबके लिए सेम होगा ना, इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा। तो अगर ये सबके फोर्सेस सेम है तो क्या होने वाला है, देखो ज़रा यहाँ पे, अगर सबके फोर्सेस सेम है ना तो क्या होगा, जितना फोर्स ओ पर ए लगा रहा है ऐसे, उतना ही फोर्स डी भी तो लगा रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है डी भी, है ना। फिर जितना बी लगा रहा है, देखो बी जितना लगा रहा है उतना ही फोर्स ई भी तो लगा रहा है, जितना फोर्स सी लगा रहा है उतना ही फोर्स एफ लगा रहा है, ठीक है। ऑल फोर्सेस आर इक्वल। जब ये ऑल फोर्सेस आर इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 होगा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप। नेट फोर्स 0 क्यों हुआ, क्योंकि हर पार्टिकल का जो है तो ऑपोजिट फोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, और वो अपोजिट फोर्स क्या करता है, उसको अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना सब। ये तो डी अपने तरफ खींच रहा है ओ को, ये ई अपने तरफ खींच रहा है, एफ अपने तरफ खींच रहा है, ए अपने तरफ खींच रहा है, तो इस वजह से ये 0 हो गया, ठीक है। दूसरा बिट क्या दिया है, फाइंड द नेट फोर्स ऑफ एफ पार्टिकल ए इज रिमूव्ड। अब इसको रिमूव कर दिया, चलो इसको हटा दो, ठीक है। सेकंड बिट देखते हैं। सेकंड बिट अगर इसको हटा दिया तो ये जो डी का फोर्स लगने वाला है इसको कैंसल आउट करने के लिए कोई फोर्स नहीं है ना, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। डी का जो फोर्स लग रहा है, ये वाला डी का जो फोर्स लग रहा है, इसको कैंसल आउट करने वाला कोई फोर्स नहीं है, यहाँ का फोर्स आपने रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, रिमूव्ड। तो इसको फोर्स कैंसल आउट करने वाला कोई नहीं है, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स जो होगा वो एफ डी के बराबर होगा, एफ डी के बराबर होगा। कितना होगा वो, एफ डी के बराबर जी कैपिटल एम छोटू एम अपॉन एक्स, मैंने डिस्टेंस लिया तो एक्स का स्क्वायर, बस यही मेरा आंसर होगा, ये हो जाएगा नेट फोर्स, समझे। अगर आपने डी का रिमूव कर दिया तो उसके बाद में अपने को बोला है नेक्स्ट केस में
थर्ड वाला कि फाइंड द नेट फोर्स ऑफ ऑन एम इफ पार्टिकल ए एंड सी आर रिमूव्ड, ये सी को भी रिमूव कर दो फिर, ये भी फोर्स चला गया मतलब, है ना, ये फोर्स भी चला गया। अब किस किस को कैंसल आउट करने वाला नहीं बचा, डी को और एफ को कैंसल आउट करने वाला कोई नहीं बचा। देखो ई को ये कैंसल आउट कर देगा बी, लेकिन डी को कैंसल आउट करने वाला कोई नहीं बचा, एफ को कैंसल आउट करने वाला कोई नहीं बचा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन थर्ड केस सी, थर्ड केस में नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं हम कि दोनों का रिजल्टेंट होगा, दोनों का रिजल्टेंट मतलब वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, एफ नेट इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ एफ, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा। ये दोनों का रिजल्टेंट कैसा लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में लिखने का, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है देख लो, तो इन दोनों को पहले बना लेते हैं। ये एक हो गया आपका एफ डी और दूसरा है एफ एफ, ये है इधर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है देखो ज़रा, ये 60 और ये 60 है ना, ये कितना हो गया 120 का एंगल हो गया दोनों के बीच में, 120 का एंगल है दोनों के बीच में। तो हम कैसे लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ एफ का स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि दोनों फोर्स सेम है तो मैं यार ऐसा नहीं लिखता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस 120, है ना, ऐसे लिख देंगे क्योंकि फोर्स तो सेम है ना दोनों भी, एफ डी और एफ एफ जो है, एफ डी और एफ एफ जो है ये मैग्नीट्यूड में सेम है, कितने हैं, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है मैग्नीट्यूड में सेम है वो। तो फिर इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2f स्क्वायर प्लस कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 ये लिखा प्लस 2f स्क्वायर इंटू माइनस का 1/2, कॉस 120 कितना होता है भाई, माइनस ऑफ साइन 30 बराबर ना, कॉस 120 इज इक्वल टू कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 बोले तो क्या होता है, साइन 30 होता है, और क्योंकि कॉस 120 कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो इसको लग जाएगा माइनस साइन, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, तो ये हो गया कॉस 120 की वैल्यू, कॉस 120 की वैल्यू -1/2 है, तो ये 2 ने ये 2 को मार दिया, 2f स्क्वायर में से एक f स्क्वायर चला गया, मतलब आपका नेट फोर्स कितना बचा, नेट फोर्स बचा सिर्फ f के बराबर, नेट फोर्स बचा f के बराबर जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर, यही फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप ये न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले हैं, स्क्वायर वाले हैं, रेक्टेंगल वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं भी लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, आप मेरे को डाउट सेंड कर सकते हो, वो डाउट भी मैं जो है तो न्यूमेरिकल में ऐड कर लूँगा अपने वीडियो के अंदर में। ठीक है, चलिए फिर